नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे, मेरे कुछ व्यूअर्स हैं जिनके सवाल आए हैं, तो उनके सवालों का इस जवाब दिया जाएगा इस वीडियो में। तो दोस्तों स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। और दोस्तों अगर आपका भी कोई कमेंट है तो प्लीज़ बिना झिझक के, अगर आपका कोई सवाल है खासतौर पर लीगल टॉपिक से संबंधित, तो आप पूछ सकते हैं। दोस्तों शुरू करते हैं और मैं कमेंट पे जाता हूँ। और चूँकि आप लोगों को भी कमेंट दिखा दिया जाएगा ताकि आप लोग ये ना समझें कि सर हमेशा बेवकूफ़ी बनाते रहते हैं। बिल्कुल एक्चुअल है। तो चलते हैं, स्क्रीन पर जितने भी कमेंट पढ़े जाएंगे आपको दिखाया जाएगा, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूं कि जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं जिनके कमेंट हैं एक एक करके उनके दिया जाए। देखिए, चूँकि एक मेरा डीएनए से संबंधित एक वीडियो था, तो इसमें सबसे पहले इसी सवाल पर करते हैं। जैसे इन्होंने कमेंट किया है, सर एक दूसरे गांव का आदमी अपनी ही जात का है, ध्यान से सुनिए सवाल को, फर्जी नकल बनवाकर खुद को मेरे नाना के भाई का पोता बता रहा है। मेरे नाना के प्रॉपर्टी पर मुकदमा कर दिया है, जबकि मेरा कोई मामा नहीं है और नहीं था, और ना ही मेरे कोई नाना के भाई के कोई लड़के हैं। क्या उसका डीएनए टेस्ट से ये पता किया जा सकता है वो मेरे नाना का खानदान का नहीं है? देखिए सवाल काफ़ी अच्छा है। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। अब हम इनके टॉपिक पर बात करते हैं। जैसे कि इन्होंने कहा कि इनके नाना के कोई बच्चे नहीं है, ना ही उनके भाई के कोई बच्चे थे, मतलब नाना जी के कोई नहीं था। और चूँकि एक दूसरा आदमी नाना का पोता बताते हुए प्रॉपर्टी पे कब्जा करना चाहता है, तो देखिए इसमें डीएनए का यहाँ पे कुछ खास ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ज़माना को पता होता है अगर बेटा नहीं है तो फिर वो सारा रिकॉर्ड में भी होता है। अगर पोता बता रहा है तो तुम्हारे नाना के बाप का जो नाना है ना, उनका जो पोता का मतलब यही होता है ना, जो नाती का मतलब यही होता है ना, जो तुम्हारे मामा का लड़का, वही पोता हुआ, नाती हुआ। तो अगर पहली बात एक चीज़ एक चेक कर सकते हैं, क्या नाना के बच्चे थे कि नहीं थे, ठीक है। दूसरी बात, चलो मान लेता हूँ वो कह रहा है कि मैं तो मामा का लड़का है, तो अगर मामा का लड़का है तो मामा अगर थे तो मामा का नाम होना चाहिए ना, तो ये चीज़ है। तो इसमें कुछ एविडेंस लगेंगे और अगर पुराने कुछ डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं तो उसके आधार पर अगर ये फर्जी केस है उसको डिसमिस करवाया जा सकता है, खारिज करवाया जा सकता है। काफ़ी ईजी है, बस ज़रूरत है इस पर थोड़ी मेहनत करने की, ठीक है। पुराने डॉक्यूमेंट को कलेक्ट करना होगा, परिवार रजिस्टर नकल, राशन कार्ड आज से नहीं चल रहा है, काफ़ी समय से चल रहा है, राशन कार्ड को भी देखा जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें अगर है तो फिर आराम से उसको हटाया जा सकता है। अगले कमेंट पे पहुंचते हैं। अगला कमेंट है कृष्ण पाटिल। इन्होंने कहा था, हेलो सर, थैंक्स फॉर इंफॉर्मेशन। मेरे ऊपर सेक्शन 25 का केस हुआ है अहमदाबाद कोर्ट में, तो क्या मुझे बेल करवाना पड़ेगा? तो इनका सवाल काफ़ी अच्छा है, इनका भी। तो देखिए इन्होंने सवाल को सही से नहीं लिख पाए, तो मैं इसको एक बार सवाल को करेक्ट करना चाहूँगा। इनके ऊपर केस हुआ है सेक्शन 25 पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट। वो कब होता है? जब आपकी ईएमआई बाउंस होती है, जब आप कोई लोन लेते हैं या कोई चीज़ फाइनेंस करवाते हैं, तो वहाँ पे ये कानून लागू होता है। और वहाँ पे होता क्या है, अगर कोई कंपनी केस करती है तो देखिए इन्होंने पूछा क्या बेल करवाना पड़ेगा, बेल चार्जेस लगेगा। तो देखिए अगर आप बेल कब करवाना पड़ता है? अगर कोर्ट आपको सम्मन देती है, आप कोर्ट में प्रेजेंट नहीं होते हैं, कोर्ट में पेश नहीं होते हैं, तब कोर्ट मजबूर होकर पहले वेलेबल वारंट इशू करती है और बाद में नॉन वेलेबल वारंट इशू करती है। बट अगर आपने बहुत ज़्यादा लेट कर दिया है, कोर्ट में नहीं पहुँचे हैं सम्मन रिसीव करने के बावजूद, तो सीधे नॉन वेलेबल, डिपेंड करता है कि केस कैसा है, तो उसमें नॉन वेलेबल वारंट इशू कर देती है। देखिए जब वारंट इशू होता है तो वहाँ पे बेल करवाना पड़ता है, लेकिन खाली केस हुआ है आपके अगेंस्ट, सम्मन आया है, तो अगर आप सम्मन पे नहीं पहुँच पाए तो सबसे पहले आपको ये पता करना होगा कि आपके केस में क्या कोर्ट ने सम्मन इशू किया है या वारंट इशू किया है। अगर वारंट इशू किया है तो आपको बेल करवानी पड़ेगी, लेकिन अगर कोर्ट ने केवल सम्मन इशू किया है, वारंट इशू नहीं किया है, तो बेल करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। ये थोड़ा बड़ा सवाल है। सर मैंने एक्सिस बैंक की एक एफडी
कि दिस 5,000 की जो पेमेंट पीएनबी बैंक से डेबिट हुआ गया था। इन्होंने कोई एक्सिस बैंक का एफडी करवाया था, जो मैं समझ पा रहा हूँ, ठीक है, जो पीएनबी बैंक से डेबिट हो गया था, बट एफडी फेल हो गया। एक्सिस बैंक की तरफ से अमाउंट रिफंड हो गया, बट पीएनबी में बैंक में क्रेडिट नहीं हुआ। आरबीआई के रूल 7 दिन में रिफंड होना चाहिए था, बट 20 दिन हो गए। 100 पर डे के हिसाब से पेनाल्टी का रूल है। मैं कंज्यूमर कोर्ट में रूल के हिसाब से बैंक के पास कोई एडवांटेज थोड़ी होगा, प्लीज़ हेल्प मी। इनका सवाल समझ में नहीं आ रहा। देखिए, अगर ये बैंक और ऑनलाइन जो ट्रांजैक्शन होता है उसका मामला है, उधर से फेल हो गया, तो सबसे पहले आप पता कर लीजिए जो आपने एफडी करवाया था वो एक्चुअल में फेल हो गया। इसको पता करने के लिए आप ऑनलाइन कांटेक्ट मत कीजिए, क्योंकि ऑनलाइन बड़े सारे फ्रॉड हो रहे हैं। आप सीधा बैंक में जाइए, पहले सबसे पहले आप एक्सिस बैंक में जाइए, वहाँ पता कीजिए क्या एफडी एक्चुअल में फेल हो गया है। उसके बाद में अगर फेल हो गया तो पैसा वहाँ से क्या रिफंड कर दिया गया है, ये पता कीजिए। आपने जो लिखा ठीक है, एक बार दोबारा पता कीजिए क्या पैसा आपका रिफंड वहाँ से कर दिया गया एक्सिस बैंक वालों ने। अगर कर दिया है तो जो आपका पीएनबी बैंक है उनके पास पैसा शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये पता कीजिए। फिर उसके बाद में आपको पीएनबी बैंक में जाना होगा, दोनों जगह वेरिफिकेशन कर लीजिए, डबल क्रॉस चेक कर लीजिए। उसके बाद में टाइम ज़्यादा हो गया है तो उसके बाद में आप कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं, क्योंकि आप भी एक कंज्यूमर है। बैंक और जो बैंक का ग्राहक होता है वो कंज्यूमर होता है, तो वहाँ भी आप जा सकते हैं। यहाँ पे सर्विस की कमी है, बिल्कुल जा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले क्या आपने इसकी कंप्लेन बैंक में किया था, बैंक को सूचित किया था? एक सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि जब आप कंज्यूमर कोर्ट या कहीं भी जाने के लिए सोचते हैं तो सबसे पहले जो पहला स्टेप होता है ना, उसको फॉलो करना होता है। अब लीगल नोटिस देंगे और सारी चीज़ें जो होती है उसके बाद में आप एक बार ये सवाल आएगा, पूछा जाएगा, कोर्ट भी आपसे पूछेगी जब कोर्ट में जाएंगे, क्या आपने कंप्लेन किया था? और जब आप कहोगे नहीं तो फिर ये गलत चीज़ है। तो एक बार ये कंफर्म कर लीजिए, आप पहले बैंक में कंप्लेन कर लीजिए रिफंड क्यों नहीं हुआ, पता कर लीजिए सारी चीज़ें, उसके बाद बिल्कुल जा सकते हैं। आप एक कंज्यूमर है और बिल्कुल कंज्यूमर कोर्ट का रूल लागू होगा और आरबीआई का भी रूल लागू होता है, तो आप आरबीआई में भी एक कंप्लेन कर सकते हैं और बैंक में भी कंप्लेन कर दीजिए। और उसके बाद में तकरीबन 20-25 दिन इंतजार कर लीजिए, जो भी कम से कम आरबीआई में कंप्लेन को सुनने का 30 दिन का टाइम होता है, तो वो टाइम आपको इंतजार करना होगा। उसके बाद अगर कोई कार्रवाई नहीं होती तो आप बिल्कुल कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं, आपके पास सारे अधिकार सुरक्षित हैं। आशा करता हूँ आज के जितने भी सवाल थे उन सवालों से मेरे व्यूअर्स काफ़ी खुश होंगे, सेटिस्फाइड होंगे। मिलता हूँ दोस्तों एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।